22 अप्रैल 2025, जब कश्मीर के पहलगाम में धर्म के नाम पर 26 मासूम लोगों को बेरहमी से गोली मार उनकी हत्या कर दी गई। पूरा भारत सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, क्या इन दरिंदों को सजा मिलेगी? और इसका जवाब उन्हें 6 मई की रात मिला, जब ये दरिंदे पाकिस्तान में अपने महफूज ठिकानों पर गहरी नींद सो रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। रात के ठीक 1:05 से लेकर 1:30 के बीच आसमान से वो खौफनाक मौत बरसी जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान के सियालकोट, मुरीद के और बहावलपुर के साथ साथ पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली और भिंबर में एक साथ भयंकर धमाके हुए। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 सबसे बड़े ठिकानों पर चुन चुन कर 24 घातक मिसाइलें और बम गिराए गए। रात के सन्नाटे में चीख पुकार मच गई और महज कुछ ही मिनटों में आतंक के ये सारे अड्डे मलबे और धुएं के गुब्बार में तब्दील हो गए। भारत की तरफ से किए गए इस अचूक प्रहार को नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। ये कोई आम हमला नहीं था, ये उन माओं और बहनों के आंसुओं का जवाब था जिनकी आंखों के सामने मंगलवार के उस मनहूस दिन पहलगाम में उनके परिवार उजाड़ दिए गए थे। यह आतंकवाद के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्शन था, जहां हिंदुस्तान ने पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकियों की कब्र खोदी। इस प्रलय में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकी मारे गए। तबाही का आलम यह था कि इसमें जैश चीफ मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और 4 बेहद करीबी कमांडर भी मलबे में दफन हो गए। यह हमला इतना जोरदार था कि सैकड़ों बेगुनाहों का कातिल मसूद अजहर खुद अंदर तक टूट गया और रोते हुए उसे ये कहते सुना गया कि काश वो भी इस हमले में मारा गया होता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर भारत ने बिना अपनी सीमा पार किए पाकिस्तान के अंदर घुसकर इतनी सटीक और भयंकर तबाही मचाई कैसे? पाकिस्तान का रडार सिस्टम सोता क्यों रह गया? आइए जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर की वो पूरी कहानी जो आज भी दुश्मनों की नींद उड़ा देती है। कहानी की असल शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार से। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम से ठीक 7 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 2400 मीटर की ऊंचाई पर बसी है बैसरन घाटी। इसे लोग कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। उस दिन मौसम साफ था और टूरिस्ट्स का एक बड़ा ग्रुप वहां टेंट लगाकर कैंपिंग का मजा ले रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत उनके कितने करीब आ चुकी है। दोपहर के करीब 12:45 हो रहे थे। लोलाब घाटी के घने जंगलों का फायदा उठाते हुए 5 आतंकियों का एक हाई प्रोफाइल डेथ स्क्वाड बैजरन घाटी के बाहरी किनारे पर पहुंच चुका था। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अद रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF और लश्कर ए तैयबा के सबसे खूंखार आतंकी थे। इनके नाम थे लश्कर का कमांडर अबू हमजा उर्फ गाजी, तारिक गजनवी, जुबैर, कामरान और उन्हें जंगलों के गुप्त रास्तों से वहां तक लाने वाला एक लोकल स्लीपर सेल बिलाल। इन दरिंदों ने बहुत ही शातिर तरीके से भारतीय सेना की पेट्रोलिंग यूनिट जैसी वर्दी पहन रखी थी। इनके हाथों में अमेरिका से लाई गई M4 कार्बाइन ACOG स्कोप के साथ और AK-47 असॉल्ट राइफलें थी। तारिक गजनवी ने अपने कंधे पर एक GoPro कैमरा लगा रखा था ताकि इस पूरे नरसंहार को रिकॉर्ड करके दुनिया भर में दहशत फैलाई जा सके। ठीक दोपहर लगभग 1:15 पर यह आतंकी बिल्कुल आराम से चलते हुए कैंपिंग साइट के बीचों बीच पहुंच गए। पर्यटकों को लगा कि ये राष्ट्रीय राइफल्स के जवान हैं जो रूटीन चेकिंग पर आए हैं। लेकिन अचानक कमांडर हमजा ने अपनी M4 कार्बाइन से हवा में 2 राउंड फायर किए और तेज आवाज में बोला, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। हमजा की भारी आवाज वादी में गूंजी। उन्होंने बड़ी बेरहमी से औरतों और बच्चों को अलग कर दिया और सारे आदमियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। 1:18 ये वो वक्त था जब आतंकियों ने लोगों के आधार कार्ड और ID चेक करना शुरू किया। वो चुन चुन कर उन लोगों को बाहर निकाल रहे थे जो दूसरे राज्यों से आए थे और जिनका धर्म अलग था। जब आतंकियों ने अपनी राइफलें उन बेकसूर लोगों पर तानी तो वहां मौजूद एक स्थानीय कश्मीरी मुस्लिम टूरिस्ट गाइड सैयद आदिल हुसैन शाह उन दरिंदों के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने कहा, इन्हें छोड़ दो, ये हमारे मेहमान हैं। लेकिन उन जाहिलों के सिर पर खून सवार था। हमजा ने सबसे पहले आदिल को ही पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3 गोलियां मारी और उसके बाद जो हुआ उसने पूरी इंसानियत को
शर्मसार कर दिया। लाइन में खड़े उन 26 बेकसूर लोगों पर अंधाधुंध गोलियों की बारिश कर दी गई। चंद सेकंडों के अंदर वो खूबसूरत हरी भरी घाटी खून के तालाब में बदल गई। 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक ने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। लेकिन इन कायर आतंकियों को ये नहीं पता था कि उनका काल उनके पीछे ही खड़ा है। गोलियों की आवाज से महज 2.5 किलोमीटर दूर गश्त कर रही 3 राष्ट्रीय राइफल्स, 3 RR की क्विक रिएक्शन टीम QRT अलर्ट हो गई। ठीक 1:24 पर कैप्टन अर्जुन सिंह और सूबेदार राम सिंह के नेतृत्व में भारतीय जवानों की जिप्सियां चीते की फुर्ती से मौके पर पहुंच गईं। कांटेक्ट सामने है, कवर फायर दो, कैप्टन अर्जुन की दहाड़ गूंजी। भारतीय जवानों ने तुरंत पोजीशन ली और आतंकियों को 3 तरफ से घेरकर भयंकर गोलाबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई इतनी तेज थी कि आतंकी जुबैर और कामरान संभल ही नहीं पाए और सूबेदार राम सिंह की सटीक गोलियों का शिकार होकर वहीं ढेर हो गए। लेकिन कमांडर हमजा, तारिक और बिलाल ने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया। उन्होंने जवानों की तरफ M18 स्मोक ग्रेनेड, धुएं वाले बम फेंके और उस घने धुएं और पहाड़ी रास्तों का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। जब धुआं छंटा तो मंजर दिल चीर देने वाला था। 26 लाशें बिछी थीं और 17 से ज्यादा लोग खून से लथपथ कराह रहे थे। दोपहर 2:10 तक पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका था। उस दिन बैसरन घाटी में जो खून बहा, उसकी गूंज सिर्फ कश्मीर तक नहीं रुकी। कुछ ही घंटों में यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। 22 अप्रैल 2025 की शाम पहलगाम की बैसरन घाटी में हुआ खून अभी सूखा भी नहीं था, लेकिन इसकी गूंज 800 किलोमीटर दूर देश की राजधानी नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों में हाहाकार मच गया। शाम लगभग 6 बजे के समय 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर एक आपातकालीन और टॉप सीक्रेट बैठक बुलाई गई। यह कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी CCS की मीटिंग थी। कमरे के अंदर की खामोशी में एक भयंकर तूफान पल रहा था। इस बंद कमरे में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख CDS और देश के टॉप इंटेलिजेंस चीफ मौजूद थे। मीटिंग की शुरुआत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल ने एक हाईली क्लासिफाइड डोजियर मेज पर रखा। रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस की शुरुआती रिपोर्ट्स बिल्कुल साफ थीं। डोभाल ने सैटेलाइट इमेजरी और इंटरसेप्टेड रेडियो कम्युनिकेशंस के हवाले से स्पष्ट किया कि रेजिस्टेंस फ्रंट TRF महज एक मुखौटा है। इस नरसंहार के असली तार सीधे पाकिस्तान के मुरीदके और बहावलपुर जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर से जुड़े हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की रणनीति साफ थी, भारत को उकसाना और कश्मीर में सांप्रदायिक दंगे भड़काना। पाकिस्तानी सेना को पूरा यकीन था कि भारत ज्यादा से ज्यादा 2016 जैसी कोई सीमित सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, जिसके लिए उन्होंने LOC पर अपनी फौज पहले ही हाई अलर्ट पर रखी हुई थी। लेकिन रात 8:45 पर भारतीय वॉर रूम में जो फैसला लिया गया, उसने भारत की सैन्य रणनीति, मिलिट्री डॉक्ट्रिन का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। निर्णय हुआ कि इस बार भारतीय सेना LOC पार करके ग्राउंड ऑपरेशन, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं करेगी। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी कई कदम आगे बढ़कर भारत अब नॉन कॉन्टैक्ट किनेटिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करेगा, यानी बिना सरहद पार किए दुश्मन को उसी के घर में राख कर देना। इसी खौफनाक और अचूक रणनीति को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। 23 अप्रैल से लेकर 5 मई 2025 तक दिल्ली के साउथ ब्लॉक और एयर हेडक्वार्टर्स में दिन रात एक कर दिए गए। भारत की स्पेस एजेंसी ISRO के अराइसाट 2BR-1 और कार्टोसैट 3 मिलिट्री सैटेलाइट्स को सीधे पाकिस्तान के आसमान पर फोकस कर दिया गया। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO ने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें निकालनी शुरू कर दी। भारतीय वायुसेना के टॉप कमांडर्स और रॉ के चीफ ने मिलकर एक ऐसा किल लिस्ट तैयार किया जिसने पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ाने की रूपरेखा तय कर दी। टारगेट लॉक किए गए सिर्फ POK के 9 आतंकी लॉन्च पैड्स ही नहीं, बल्कि भारतीय रणनीतिकारों ने एक बेहद आक्रामक और अभूतपूर्व फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि जब भारत आतंकी कैंपों पर हमला करेगा तो पाकिस्तान की वायुसेना PAF जवाबी हमला न कर सके।
इसके लिए उनके पर कतरने होंगे। भारत ने सीधे पाकिस्तान के 11 प्रमुख मिलिट्री एयरबेस को अपने रडार पर लॉक कर लिया। इनमें शामिल थे पीएफ बेस मुशाफ सरगोधा, जहां पाकिस्तान के सबसे घातक F-16 फाइटर जेट्स तैनात थे, पीएफ बेस भोलारी कराची के पास, जहां चीन से मिले अत्याधुनिक JF-17 थंडर जेट्स रखे गए थे। इनके अलावा नूर खान, रावलपिंडी, मुरीद, जेकोबाबाद, सुखुर और स्कार्दू जैसे रणनीतिक एयरबेस को टारगेट पर लिया गया। मकसद सिर्फ आतंकियों को मारना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के रडार सिस्टम, एयर डिफेंस और गोला बारूद के डिपो, अम्निशन डिपोट्स को जमीन पर ही नेस्तनाबूद करना था। 6 मई 2025 का दिन मुकर्रर हुआ। भारत के कामिकाजे ड्रोन्स, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और वायुसेना के सुखोई 30 MKI और राफेल जेट्स अपने अपने बेस पर खामोशी से ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे थे। पूरा देश 26 बेकसूर मौतों का मातम मना रहा था, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि आज रात आसमान से एक ऐसा प्रलय आने वाला है जो 88 घंटों तक पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला देगा। 6 मई 2025 की वो काली रात, पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना के जनरल रावलपिंडी में गहरी नींद सो रहे थे। उन्हें लगा था कि भारत का गुस्सा अब तक शांत हो चुका होगा, लेकिन सरहद के इस पार अंबाला, आदमपुर, हलवारा और जोधपुर के एयरबेस पर जेट फ्यूल की गंध और इंजनों की गर्जना बता रही थी कि आज रात पाकिस्तान का भूगोल हमेशा के लिए बदलने वाला है। घड़ी की सुइयां रात के 2:30 पर पहुंची। इसे भारतीय सैन्य भाषा में 0 आवर कहा गया। दिल्ली के वॉर रूम में बैठे रक्षा मंत्री और NSA की आंखों के सामने एक बड़ी स्क्रीन पर ऑपरेशन सिंदूर लाइव शुरू हो चुका था। सबसे बड़ी चुनौती थी पाकिस्तान के पास मौजूद चीन का अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 और उनके अर्ली वार्निंग रडार्स। अगर भारतीय विमान सीमा पार करते तो रडार उन्हें पकड़ लेते, लेकिन भारत की रणनीति नॉन कॉन्टैक्ट वॉर की थी, यानी दुश्मन को छुए बिना उसे उसी के घर में दफन करना। ठीक 2:35 पर भारतीय वायुसेना के नेत्रा AEWNC और फल्कॉन एल्वाक्स विमानों ने सीमा के इस पार से ही पाकिस्तान के आसमान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़नी शुरू कर दी। महज कुछ सेकंडों के अंदर पाकिस्तान के रडार सिस्टम पूरी तरह अंधे हो गए। उनकी स्क्रीन पर सिर्फ व्हाइट नॉइज आ रहा था। दुश्मन की आंखें फूट चुकी थी। अब बारी थी प्रहार की। पहला वेव, द फर्स्ट वेव, 2:42 AM वेस्टर्न एयर कमांड के आदेश पर भारत के स्वदेशी ALS-50 कामिकाजे ड्रोन्स, लॉइटेरिंग म्यूनिशंस के एक विशाल झुंड ने रात के अंधेरे में सीमा पार की। ये ड्रोन्स इतने छोटे और रडार की पकड़ से बाहर थे कि पाकिस्तानियों को हवा में उड़ने वाली किसी चीज की भनक तक नहीं लगी। इन ड्रोन्स ने सीधा POK के मुजफ्फराबाद और कोटली में मौजूद 9 आतंकी लॉन्च पैड्स पर सटीक गोता लगाया और खुद को बम की तरह उड़ा लिया। भयंकर धमाकों से पहाड़ गूंज उठे। लश्कर और जैश के वो कैंप जहां बैठकर पहलगाम जैसे कत्लेआम की साजिश रची जाती थी, वो पल भर में खाक हो गए। सो रहे 100 से ज्यादा खूंखार आतंकी और उनके ट्रेनर्स को चीखने तक का मौका नहीं मिला। दूसरा और सबसे घातक वेव, द किल शॉट, 2:50 AM। लेकिन असली प्रलय तो अब आना बाकी था। भारत का लक्ष्य सिर्फ आतंकी नहीं, बल्कि उन्हें पालने वाली पाकिस्तानी वायुसेना PAF की कमर तोड़ना था। ठीक 2:50 पर भारतीय सीमा के अंदर उड़ान भर रहे सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों ने अपनी सबसे घातक मिसाइलें ब्रह्मोस एरोस्पेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च कर दी। उसी वक्त जमीन से प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों का भी बटन दबा दिया गया। मैक 3 आवाज की गति से 3 गुना तेज की रफ्तार से उड़ती हुई ये ब्रह्मोस मिसाइलें आसमान चीरते हुए सीधे पाकिस्तान के 11 सबसे बड़े एयरबेस की तरफ बढ़ी। 2:58 पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सरगोधा PAF बेस मुशफ और कराची के पास PAF बेस भोलारी एयरबेस के आसमान में आग के बड़े बड़े गोले दिखाई दिए। भारत की इन ब्रह्मोस और प्रलय मिसाइलों ने सीधे उनके रनवे, रडार टावर्स और गोला बारूद के डिपो, अम्निशन डिपोट्स को निशाना बनाया। भोलारी एयरबेस में खड़े पाकिस्तान के घमंड JF-17 थंडर जेट्स और सरगोधा में मौजूद अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट्स के हैंगर्स में एक के बाद एक भयंकर विस्फोट हुए। करोड़ों डॉलर के लड्ढाकू विमान जमीन पर ही जलकर राख हो गए। वो उड़ने तो दूर, अपना इंजन तक स्टार्ट नहीं कर पाए। इसके साथ ही मुरीद के लश्कर का गर और बहावलपुर जैश का हेडक्वार्टर
पर भी मिसाइलों की बारिश हुई। रात के 2:53 यानी ऑपरेशन शुरू होने के ठीक 23 मिनट बाद भारत की मिसाइलें अपना काम करके खामोश हो चुकी थीं। सिर्फ 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान के 11 एयरबेस अपाहिज हो गए थे। उनके 5 से ज्यादा फाइटर जेट्स जमीन पर ही तबाह हो गए। रडार सिस्टम जलकर कोयला हो चुके थे और 100 से ज्यादा आतंकियों की लाशें मुजफ्फराबाद से लेकर मुरीद के तक बिछी हुई थी और भारत का नुकसान 0 कैजुअल्टी। भारत का एक भी विमान या सैनिक खरोंच तक खाए बिना अपने बेस पर सुरक्षित था। पाकिस्तान की सेना को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये प्रलय आया कहां से। उनके एयरबेस श्मशान बन चुके थे और पूरा पाकिस्तान इस खौफनाक हमले से थर थर कांप रहा था। 26 बेकसूर भारतीयों की मौत का पहला हिसाब पूरा हो चुका था, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। बौखलाहट में पाकिस्तान अब वो गलती करने जा रहा था जो उसकी ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली थी। 7 मई 2025 की सुबह जब सूरज निकला तो पाकिस्तान के 11 एयरबेस और 9 आतंकी लॉन्च पैड्स से सिर्फ काला धुआं उठ रहा था। 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके थे और उनके लड़ाकू विमानों के हैंगर्स श्मशान बन चुके थे। रावलपिंडी के GHQ जनरल हेडक्वार्टर्स में हाहाकार मचा हुआ था। पाकिस्तान की सेना और उनकी खुफिया एजेंसी ISI को समझ नहीं आ रहा था कि बिना सरहद पार किए भारत ने उनकी रीढ़ की हड्डी कैसे तोड़ दी। लेकिन अपनी हार मानने के बजाय बौखलाहट और हताशा में पाकिस्तान ने वो गलती कर दी जो उसकी कायरता का सबसे बड़ा सबूत बनने वाली थी। 8 मई की रात जब पाकिस्तान की वायुसेना सीधे तौर पर भारतीय वायुसेना का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई तो उन्होंने वही किया जो वो दशकों से करते आ रहे थे, पीठ पीछे वार। लगभग रात के 11:20 पर पाकिस्तान ने अपने बचे खुचे ड्रोन्स और गजनावी जैसी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का मुंह भारतीय मिलिट्री बेस की तरफ से मोड़कर जम्मू और पुंछ के रिहायशी इलाकों की तरफ कर दिया। उनका निशाना कोई सैन्य ठिकाना नहीं बल्कि जम्मू के शंभू मंदिर, पुंछ के ऐतिहासिक गुरुद्वारे और क्रिश्चियन कॉन्वेंट्स थे। मकसद बहुत खौफनाक था, पहलगाम की तरह एक बार फिर बेकसूरों का खून बहाना और पूरे हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दंगे भड़काना। लेकिन वो भूल गए थे कि इस बार भारत के आसमान की पहरेदारी कोई आम सिस्टम नहीं कर रहा था। ठीक 11:24 पर भारतीय सीमा पर तैनात दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ और भारत के स्वदेशी MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के रडार्स एक्टिवेट हो गए। कंट्रोल रूम में बैठी भारतीय वायुसेना की रडार ऑपरेटर टीम की स्क्रीन पर लाल रंग की कई बिंदियां तेजी से भारत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। मल्टीपल बोगीज ऑन रडार, टारगेट लॉक्ड। बिना एक सेकंड की देरी किए भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ऑटोमेटिक मोड में अपनी इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर कर दी। रात के अंधेरे आसमान को चीरती हुई भारतीय मिसाइलें मार्क 4 की भयंकर रफ्तार से दुश्मन के ड्रोन्स और मिसाइलों की तरफ झपटी। 11:27 पाकिस्तान के वो जानलेवा ड्रोन्स और मिसाइलें भारतीय सीमा को छू भी नहीं पाई और आसमान में ही भयंकर धमाकों के साथ राख के ढेर में बदल गई। लगातार 48 घंटों 8 और 9 मई तक पाकिस्तान ने हवा से लेकर जमीन तक हर पैंतरा आजमाया। उन्होंने अपने बचे हुए JF-17 जेट्स को भी उड़ाने की कोशिश की, लेकिन बॉर्डर पर गश्त कर रहे भारत के राफेल जेट्स ने हवा में हुई डॉग फाइट में पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों और 1 एवाक्स अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के चीथड़े उड़ा दिए। भारत की रक्षा प्रणाली एक अभेद्य लोहे की दीवार बन चुकी थी जिससे टकराकर पाकिस्तान का हर हथियार चूर चूर हो रहा था। 10 मई 2025 की सुबह ऑपरेशन को शुरू हुए 88 घंटे बीत चुके थे। पाकिस्तान पूरी तरह घुटनों पर आ चुका था। इस 4 दिवसीय महायुद्ध में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को $407 मिलियन का भयानक नुकसान हुआ था। उनके 11 एयरबेस अपाहिज हो चुके थे, 5 लड़ाकू विमान खाक हो गए थे और 100 से ज्यादा आतंकी उनके ही घर में दफन हो गए थे। दूसरी तरफ भारत का नुकसान 0 था, 0 कैजुअल्टी। आखिरकार 10 मई को सुबह 10:30 पर पाकिस्तानी सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने हॉटलाइन पर भारत के DGMO को फोन किया। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर सीजफायर की भीख मांगी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को जिन 26 बेकसूर भारतीयों का खून बहा था, उनकी चिताओं की राख अब जाकर ठंडी हुई थी। भारत ने अपना प्रतिशोध पूरा कर लिया था।
इस युद्ध ने अमेरिका से लेकर चीन तक पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। भारत ने एक नई रक्षा नीति का ऐलान कर दिया था, जिसे दुनिया ने जीरो टॉलरेंस का नाम दिया। संदेश बिल्कुल साफ था, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमारे बेकसूरों का खून बहाया तो हम उसे उसके घर में घुसकर उसी के हथियारों से राख कर देंगे। अगर ये सच्ची कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं अगली अनसुनी कहानी में। जय हिंद।